नमस्कार। अबाउट इंडिया चैनल में मैं अनिल केसी आपका स्वागत करता हूं। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत से आज की युवा पीढ़ी को परिचय कराना और उस परिचय के अंतर्गत हम लोग दरअसल वह कई प्रकार की श्रृंखलाओं को लेकर वह हर वह 2-3 दिनों में वह आते हैं और उसमें आज एक नवीन श्रृंखला को लेकर आए हैं जिसे हम लोग कहते हैं गोत्र, यानी गोत्र। दरअसल वह भारतीय परंपराओं में गोत्र का वह अपना एक महत्व है और दरअसल यह विषय मैंने इसलिए वह आज चुना है क्योंकि किसी एक दर्शक का सुझाव आया था और मैंने सुझाव आमंत्रित किया है कि जो भी दर्शक वह देख रहे हैं हमारे चैनल को, वो चैनल वह को जो भी देखने वाले हैं वो क्या देखना चाहते हैं, उनके भी सुझाव वह मैं सहर्ष आमंत्रित कर रहा हूं, फिर से आमंत्रित कर रहा हूं। जो आप वह देखना चाहते हैं, जिस पर आप वीडियो सुनना चाहते हैं, मैं पूरा प्रयास करूंगा कि उस पर वीडियो बनाता रहूं। तो पहले भी वह कुछ सुझावों पर बनाया है, ये वह निश्चित तौर पर किसी सुझाव पर वह बनाया गया वीडियो है। तो हम लोग वह ऐसे सुझाव को हमेशा ही आमंत्रित करते रहेंगे। तो आइए हम लोग आज जानने का प्रयास करते हैं कि गोत्र क्या है, गोत्र की परंपरा क्या है। तो भारतीय समाज में गोत्र वह हम अक्सर सुनते आए हैं और खास करके विवाह आदि के समय वह गोत्र शब्द की चर्चा वह अक्सर होती है। पूजा पाठ के समय संकल्प आदि जब हम लोग लेते हैं उस समय भी गोत्र की चर्चाएं वह होती हैं। तो है क्या गोत्र? तो देखिए, गोत्र ये वास्तव में 2 शब्द से बना है, जिसमें से एक वह गो और दूसरा त्र। तो पहले हम लोग जाने, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, गो का अर्थ होता है इंद्रियां, जबकि त्र का अर्थ होता है रक्षा करना। ठीक है। और साधारण शब्दों में वह देखा जाए तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है इंद्रिय आघात से रक्षा करने वाले, यानी गोत्र वह क्या हुआ, इंद्रिय आघात से रक्षा करने वाले। तो रक्षा कौन करेंगे? निश्चित तौर पर वह कोई वह देवतुल्य देवतुल्य वह जो होंगे वही रक्षा करेंगे। अब आते देखिए, गोत्र वह वास्तव में क्या है, तो उस समूह को कहा जाता है, यानी गोत्र क्या है, एक समूह है, ग्रुप है। उस समूह को कहा जाता है जिनका वंश एक मूल पूर्वज से जुड़ा हुआ होता है, यानी उनके जो पूर्वज हैं वो एक ही मूल पुरुष से जुड़े हुए होते हैं। इसी को हम लोग गोत्र कहते हैं। अति सामान्य संकल्पना में समझा जाए तो एक ऋषि से उत्पन्न संतान समूह, यानी कोई एक ऋषि है, तो इसको हम लोग इस प्रकार समझें कि कोई एक ऋषि हैं, इनके वह बेटे हुए, फिर इनके वह फिर से वह संतान है, इनके संतान के बाद वह फिर से हम लोग यहां पर वह देखें, फिर से इनके कुछ संतान है, इनके कुछ संतान है, फिर से वह इनके कुछ संतान है, फिर से इनके कुछ संतान है, फिर से वह यहां हम देखें तो इनके कुछ संतान है, इनके कुछ संतान है, फिर वह यहां देखें तो इनके कुछ संतान है। ये सब वह क्या है, ये एक ही गोत्र के, यानी इसी गोत्र के, इसी ऋषि। तो ये वो गोत्र परंपरा चली आ रही है लगातार, एक ही ऋषि के संतान है। अब देखिए, हिंदू वह समाज में, जो भारत में हिंदू समाज है, उसमें वह कुछ विधियां भी प्रचलित है। विधि यानी लॉ, जो सामाजिक नियम होते हैं। वह सामाजिक नियम में 2 वह नियम विशेष रूप से वह फेमस है। एक है मिताक्षरा और एक है दायभाग। अब देखिए, मिताक्षरा और दायभाग 2 सिद्धांत हैं, तो इन 2 सिद्धांतों की चर्चा पहले करें। देखिए, दाय भाग की जो विधि है वो दरअसल बंगाल और उसके पूर्वी भागों में, यानी कि वह उससे और जैसे कुछ उड़ीसा के क्षेत्र में या फिर असम आदि के क्षेत्र में यहाँ प्रचलित है। जबकि शेष भाग में क्या प्रचलित है, मिताक्षरा। शेष वह पूरे भारत में क्या प्रचलित है, मिताक्षरा वह प्रचलित है। यहां तक कि पंजाब से लेके वह पूरे दक्षिण भारत तक मिताक्षरा के अनुसार वह रक्त संबंधियों के 2 सामान्य वह प्रवर्ग, यानी सब ग्रुप होते हैं, जो रक्त संबंधी होते हैं, ब्लड ग्रुप्स वह होते हैं, उनके 2 वह प्रवर्ग हैं, 2 तो 2 प्रवर्ग कौन है? एक को कहा जाता है गोत्रज और दूसरे को कहा जाता है भिन्न गोत्रज। ये वह हम मिताक्षरा के अनुसार से वह जान रहे हैं। मिताक्षरा ने 2 वह। अब गोत्रज कौन है? तो गोत्रज वह दरअसल क्या है, तो गोत्रज क्या, पितृपक्ष, और पितृपक्ष में सामान्य रूप से 7 पीढ़ियों तक लिया जाता है पितृपक्ष। और भिन्न गोत्रज में वह कौन है? भिन्न गोत्रज में मातृपक्ष।
तो मातृपक्ष की पूर्व पीढ़ियां और गोत्रज में कौन, पितृपक्ष की जो है वह पूर्व पीढ़ियां। इसका मतलब है गोत्र परंपरा में ऐसा नहीं है कि रक्त संबंधी जो है वह हमारे मातृपक्ष के लोग नहीं आते हैं, मातृपक्ष के लोग भी रक्त संबंधी हैं, लेकिन गोत्रज नहीं है, भिन्न गोत्रज है। हालांकि भारत के कुछ समाजों में मातृपक्ष से भी गोत्र जो है वह चलाया जाता है कुछ समाजों में, लेकिन यह एक्सेप्शन है। मूल रूप से जो गोत्र चलता है वह पितृपक्ष से ही चलता है, और यह पितृपक्ष से चलता है इसीलिए उसको गोत्रज कहा गया, और भिन्न गोत्रज का मतलब मातृपक्ष से भिन्न गोत्रज जो है वह कहा जाता है। अब देखिए, हिंदू विवाह अधिनियम जो है वह देखा जाए तो हिंदू विवाह जो अधिनियम बना हुआ है, जो आज के समय में मान्य है, अभी जो है वह अगर यूसीसी आता है तो फिर से जो हम लोग नहीं कह सकते हैं, लेकिन जब तक नहीं है तब तक हिंदू विवाह अधिनियम मान्य है। तो हिंदी विवाह अधिनियम के अनुसार से पिता की 5 पीढ़ी और माता की तरफ से 3 पीढ़ी तक के विवाह को मान्यता नहीं है। तो क्यों नहीं है, तो इसको जो है वह रक्त संबंध और जो है वह निश्चित तौर पर गोत्रज और भिन्न गोत्रज की संकल्पना से जोड़कर देखा जा सकता है। यानी इन ऐसे जो है वह एक ही गोत्र में होने वाले जो विवाह है वह हिंदू विवाह अधिनियम में जो कानून है उसमें भी मान्यता नहीं है, लेकिन उसमें 5 पीढ़ी तक जो है वह मान्यता नहीं है, और यहां 3 पीढ़ी तक मान्यता नहीं मातृपक्ष से। ठीक है, अब देखिए, गोत्र परंपरा जो है वह जब प्रारंभ हुई तो सामान्यतः प्राचीन भारत में अगर देखा जाए तो प्राचीन भारत में गोत्र परंपरा जो है वह ऋषि मुनियों के नाम से जो है वह प्रारंभ होती है, और जो है वह प्रारंभ में 4 ही जो है वह गोत्र हुआ करते थे। तो कौन कौन थे, काश्यप, अंगिरास, वशिष्ठ और भृगु। जो भृगु हैं वो जमदाग्नि भृगु जो है वह हैं। तो ये 4 जो है वह जो सबसे प्राचीन जो है वह गोत्र जो है वह माने जाते हैं, ये 4 प्राचीन गोत्र हैं। बाद में प्राचीन काल में ही, यानी प्राचीन काल के अंदर ही जो है वह फिर से 4 जो है वह और भी जो है वह गोत्र जो है वह इसमें जुड़ गया। अब हो गए केवला भृगु, अत्रि, विश्वामित्र और अगस्त्य, इस परंपरा में जुड़ गए। सब ऋषि जो है वह हैं। अब ये जो सब जो ऋषि हैं एक्चुअल में, जैसे हम लोग सप्त ऋषि एक तारामंडल जो है वह जानते हैं 7 स्टार्स के रूप में तारामंडल, तो उसमें भी जो 7 ऋषि हैं वो सब 7 ऋषि जो है वह इसी गोत्र परंपरा से ही जुड़े हुए हैं। तो सब 7 ऋषि जो है वो गोत्र परंपरा से ही जुड़े हुए हैं। आइए हम लोग देखने का प्रयास करें। तो दरअसल जो है वह ये ऋषि जो है वह मुनि हैं, जिनके जो है वह गोत्र परंपराओं से जोड़कर हम लोग जो है वह देखते हैं। ये सप्तऋषि की संकल्पना के अंतर्गत है वह 7 ऋषि मुनि हैं, और ये तारामंडल जो 7 तारामंडल है। तो देखिए 7 तारामंडल में जो अलग अलग स्टार है मैं आपको बता दूं, 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार, 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार, ये 7 जो है वह, तो ये सप्तऋषि जो है वह तारामंडल माना जाता है, जो हम लोग जो है वो खुले आकाश में देख सकते हैं। हाँ, दिल्ली जैसे प्रदूषित शहर से नहीं देख सकते हैं, लेकिन अन्य शहरों से देख सकते हैं। अब देखिए, कालांतर में जो है वो जो गोत्र की परंपरा थी 8 हो गई, पहले 4 थी, फिर 4 और जुड़ गए। उसके बाद फिर से जो है वो क्या हुआ, इसमें जो है वो भारद्वाज ऋषि का नाम जुड़ा, गौतम ऋषि का नाम जुड़ गया। अब देखिए 10 की श्रृंखला हो गई। ठीक है, तो क्या 10 ही हैं, तो नहीं। सूत्र साहित्य की अगर बात को जो है वह स्वीकार किया जाए, सूत्र साहित्य की, तो सूत्र साहित्य के अनुसार ब्राह्मणों में जो गोत्र की संख्या है वह कितनी है, तो 108 है। ब्राह्मणों में गोत्र की संख्या कितनी है, 108 है, और बहुत सारे गोत्र हैं। तो ऐसे जो है वह जो गोत्र हैं वो गोत्र जो है वह और कौन कौन से जो है सब ऋषि मुनि के नाम से ही जुड़ गए। तो देखिए पराशर हैं, कृष्णात्रेय हैं, कौशिकी हैं। तो इस प्रकार से जो है वह सारे गोत्र जो है वह की परंपरा धीरे धीरे ऐड होती चली गई, और ये सब गोत्र के रूप में जाने गए। अब देखिए, भारतीय समाज में गोत्र पहले आया है, जाति बाद में आई है। गोत्र पहले आया है और जाति जो है वह बाद में आई है। ठीक है, तो गोत्र जो है वह पहले आया और जाति बाद में। अब इसका मतलब जो है वह क्या, दरअसल जाति व्यवस्था वर्ण व्यवस्था का ही बदला हुआ रूप है। वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित थी और जाति का निर्धारण भी कर्म आधारित हुआ था। ठीक है, कर्म आधारित हुआ था, आज नहीं। आज तो जन्म आधारित है, लेकिन पहले जब जो है वो इसका निर्माण हुआ था तो कर्म आधारित हुआ था। और देखिए क्या है, जैसे कार्य थे तो ब्राह्मण का कार्य जो है वह दिया गया था अध्यापन, क्षत्रिय का कार्य जो है वह रक्षा, वैश्य का कार्य व्यापार व कृषि, और शूद्र का कार्य सेवा। और ये हायरार्की जो है वो बनाई गई थी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को। तो वास्तव में ये जाति व्यवस्था के अंतर्गत या वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत ये जो हायरार्की जो है वो प्रारंभ में बनाई गई थी, और प्रारंभिक जाति व्यवस्था में वह कोई ऐसा नहीं था कि ये जो है वह
किसी व्यक्ति को बनाया गया था, वास्तव में कर्म को बनाया गया था। वर्ण व्यवस्था में खास करके ये कर्म प्रधान था, यानी कि अध्यापन कर्म सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए सबसे ऊपर। कर्म रक्षा कर्म द्वितीय श्रेणी में आता है, इसलिए जो है वह दूसरे स्थान पर, और व्यापार और कृषि तीसरे जो है वह श्रेणी में आता है, इसलिए यहां। और जो है वह सेवा जो है वह चतुर्थ श्रेणी में, यानी कि किसी के लिए जो है वह खाना बना देना, किसी के लिए जो है वह चाय बना देना, ये जो है वह सेवा। तो ये जो है वह चौथा कर्म जो है वह है। तो ये कर्म को जो है वह वर्ण व्यवस्था में कर्म को प्रधानता मिली थी, लेकिन जब वर्ण व्यवस्था का रूप बदल गया और वो जाति व्यवस्था जन्म आधारित हो गई, तो अब वो अध्यापन करे या ना करे ब्राह्मण श्रेष्ठ हो गए। उसके बाद जो है वह क्षत्रिय जो है वह दूसरे स्थान पर चले गए, वो रक्षा करें या ना करें, वो हो सकता है व्यापार कर रहे हो, लेकिन वो दूसरे स्थान पर चले गए। ठीक है, वैश्य जो है वह तीसरे स्थान पर, जो है वह शूद्र जो है वह चतुर्थ स्थान पर। ये जन्म आधारित हो गया, जिसका हम लोग ऐसे वर्टिकल जो है, ऐसे वर्टिकल विभाजन का हम लोग हमेशा ही जो है वह विरोध करते हैं। समाज में ऐसे वर्टिकल विभाजन कभी नहीं होने चाहिए, कभी नहीं होने चाहिए। तो ये जो है वह, लेकिन ये जाति व्यवस्था जो है वह के पहले जो है वह गोत्र व्यवस्था आ चुकी थी। क्यों? क्योंकि गोत्र जो है वह क्या है, एक ही जो है वह ऋषि के उत्पन्न संतान। अब ये एक ही, ये जो है वह कर्म जो है वह, यानी ऋग्वेद काल में अध्यापन का कर्म जो है वह वो ब्राह्मण भी कर सकते थे, और अध्यापन का कर्म जो है वह क्षत्रिय भी कर सकते थे। जैसे हम लोगों को जो है वह बहुत अच्छा उदाहरण जो है वह हमें मिलता है कि जैसे गुरु द्रोणाचार्य जो है वह हैं, उनके पुत्र अश्वत्थामा हैं। गुरु द्रोणाचार्य जो है वह वो शिक्षण कर्म से जुड़े हुए हैं, और जो है वह उनके पुत्र जो है वह युद्ध जो है वह विद्या से जुड़े हुए हैं। दोनों अलग अलग कर्मों को अपना रहे हैं। ठीक है, तो ये इस प्रकार के उदाहरण जो है वह हमें मिले हैं, और वो उदाहरण के आधार पर जो है वही मैं ऐसी बात कर रहा हूं कि जहां पर जो है, और ऐसे एक ही नहीं कई जो है वह उदाहरण हम लोगों को प्राप्त होते हैं। तो वह कर्म आधारित जो है वह हम लोग जो है न बनाकर हमने आज के समय में जन्म आधारित बना दिया। लेकिन जब जो वो कर्म आधारित थी, तो इसी एक ही अध्यापन कर्म में करने वाले लोग जो है वो हो सकता है ब्राह्मण भी हो सकता है क्षत्रिय भी हो। तो गोत्र पहले से प्रारंभ हो चुका था। इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से कि गोत्र का नाम जो है समान रूप से सभी जातियों में मिलता है। इसका मतलब है जैसे काश्यप गोत्र है, तो काश्यप गोत्र जो है वो ब्राह्मण वर्ग में भी है, काश्यप गोत्र जो है वह क्षत्रिय वर्ग में भी है, काश्यप गोत्र जो है वो वैश्य वर्ग में भी है। अब इसका मतलब है काश्यप गोत्र जो है वह शूद्र वर्ग में भी है। तो इसका मतलब क्या है कि गोत्र पहले प्रारंभ हो गया और कर्म जो है वो बाद में जो है वह निर्धारित हुए, और साथ साथ जो है उसी कर्म के आधार पर फिर जाति व्यवस्था निर्धारित हो गई। इसीलिए गोत्र जो है वह के नाम जो है वह समान रूप से आज भी जो है वह हमें मिलते हैं। अब देखिए जो है वह मान्यता है कि अगर मान लीजिए कि जैसे आज के समाज में किसी को अपने गोत्र के बारे में जानकारी नहीं है, तो मान्यता क्या है, मान्यता यह है कि किसी को भी अपने गोत्र की जानकारी नहीं है तो उसे अपना गोत्र काश्यप गोत्र मान लेना चाहिए। क्यों काश्यप गोत्र मान लेना चाहिए? तो दरअसल काश्यप गोत्र का विवाह जो है वह कई जो है वह विवाह हुआ था, और ऐसी स्थिति में उनका जो कुल या वंश जो है वह काफी बड़ा था, और काफी वंश बड़ा होने के कारण जो है वह उनके संतान जो है वह काफी थे। इसलिए जो है वह उनके संतान जो है वह सभी जो है वह क्षेत्रों में जो है वह प्रचलित हैं, सभी क्षेत्रों में देखे जाते हैं। इसलिए जो है उन्हें अपने गोत्र को काश्यप गोत्र, काश्यप ऋषि से जो है वह मान लेना चाहिए। तो गोत्र के बारे में संक्षिप्त जानकारी हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे किसी नवीन श्रृंखला में। तब तक के लिए मैं अनिल केसी आप सभी का धन्यवाद करता हूं। जय हिंद।